शराब से हुई मौतों का जिम्मेदार कौन? नमस्कार, लोकमंच न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने वाले से मरने वालों की संख्या बढ़कर 105 हो गई है, जबकि 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। अलीगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ लोगों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ भानु प्रताप कल्याणी ने कहा है कि पीड़ितों का उपचार मुख्य रूप से जवाहर नेहरू मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है और कुछ निजी अस्पतालों में भी उनका इलाज हो रहा है। अलीगढ़ शराब कांड के बाद आला अधिकारी हरकत में आ गए हैं। एक ही पुलिस स्टेशन में 2 साल से अधिक समय से तैनात 548 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा है कि मामले से संदिग्ध संबंध होने के कारण पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। तो अलीगढ़ शराब कांड में 105 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि कुल मौतों का आंकड़ा 112 है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि 105 लोगों की ही हुई है, क्योंकि कुछ लोगों ने मृतकों का अंतिम संस्कार बिना पोस्टमार्टम के ही करा दिया। वजह चाहे जो भी हो, शायद इसी वजह से अब आधिकारिक पुष्टि 105 मौतों की है। और इसी पर हमसे बातचीत करने के लिए लाइव हमारे साथ मौजूद है अरविंद चतुर्वेदी, एसपी लखनऊ। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। नमस्कार जी सर, नमस्ते। सर, लगातार अवैध शराब की वजह से, हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है सर, अगर हम कुछ आंकड़ों पे नजर डालें तो यूपी के अंदर पिछले 5 महीनों में 11 जिलों में 96 लोगों की शराब की वजह से जान गई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद प्रशासन ने उन मामलों से कोई सीख नहीं मिली। इसका नतीजा अलीगढ़ में देखने को मिला। 105 लोग शराब पीने की वजह से जान गंवा चुके। जिम्मेदार कौन सर इसका, एसपी साहब? देखिए, ये एक प्रशासनिक विषय है, इस पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं इस समय एसपी विजिलेंस के पद पर तैनात हूं जी। मैं इस विषय में केवल एक बिंदु पर चर्चा करना चाहूंगा कि ये जो शराब की समस्या है, अवैध शराब की समस्या है, इसके समाधान के लिए जो हमारा तंत्र है, आबकारी विभाग, पुलिस विभाग, प्रशासनिक विभाग, ये लगातार सतर्क रहता है और जो भी इसमें गड़बड़ी करने का प्रयास करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करता है। मैं इस विषय पर इसे लीक से हटकर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, शायद जिसके लिए आपने मुझे आमंत्रित किया है। मैं जहां भी तैनात रहा जिन जिलों में, वहां पर मिशन कायाकल्प के नाम से एक पहल मैंने आरंभ की कि समाज के ऐसे लोग जो अनजाने में भटके हुए या सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण अपराध में संलिप्त हो गए हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। मैं पिछले वर्ष एसपी बाराबंकी था। बाराबंकी में मादक पदार्थ और शराब की बड़ी गंभीर समस्या है। शराब की समस्या को ध्यान में रखते हुए मैंने आबकारी विभाग और प्रशासनिक जो विभाग, राजस्व विभाग है, उसके साथ टीम बनाकर कड़ी कार्रवाई की। लेकिन मैंने पाया कि कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां बार बार ये अपराध हो रहा है। पुलिस के डाटा के अनुसार जहां पुलिस को सफलता का दर सबसे ज्यादा था, ऐसे एक गांव को मैंने चिन्हित किया। वो गांव चैनपुर हुआ था, रामनगर थाने का, जहां पर बार बार लोग पकड़े जा रहे थे और बार बार वहां शराब बंद भी रही थी। हमने वहां पुलिस की चौपाल की और मिशन कायाकल्प के अंतर्गत वहां कार्रवाई शुरू की। 114 परिवार, जिसमें 112 अवैध शराब के धंधे में लिप्त थे, जो गुड़ से गलत शराब बनाते थे। कंसंट्रेशन का कोई पैमाना न होने के कारण वहां के पीने वाले लोग, वहां के गांव के लोग और वो शराब पीने वाले लोग बीमार हो जाते थे और बहुत बार उनकी मृत्यु हो जाती थी। 32 विधवाएं उस गांव में। एक आमूल परिवर्तन हम लोगों ने वहां किया और हमने वहां पर सरकार की योजना हनी मिशन है, इसको वहां पर इसका प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा कुटीर उद्योग के माध्यम से भी हमने वहां प्रचार प्रसार किया और बड़े सार्थक परिणाम आए। पिछले दिवाली के दौरान 20 वैक्स के दिए वहां बने, जो पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिनकी बिक्री हुई। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं अपने 27 वर्षों के अनुभव के आधार पर कि ऐसे जो भी सामाजिक दिक्कतें हैं, वहां पर हमको दोनों प्रकार के प्रयास करने होंगे। कड़ी कानून की व्यवस्था, कड़ी निगरानी और ऐसे जो अभ्यस्त अपराधी हैं उनके खिलाफ गंभीर से गंभीर जो धाराओं के मुकदमे हैं, जो प्रिवेंटिव है गैंगस्टर एक्ट के तहत, उनकी इस प्रकार की अर्जित जो प्रॉपर्टी है उसका सीजर और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। लेकिन साथ ही साथ हमें ऐसे लोग जो अनजाने में ऐसे अपराध में जुड़े हुए हैं, उनको एक ऑल्टरनेट
रोजगार का भी अवसर देना होगा, जिससे हम सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर उनको इससे दूर कर सकें, इनको हटा सकें। वास्तव में वो ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको हम दूर कर सकें, इसकी आवश्यकता हमें जरूर हमें ये प्रयास करना चाहिए। मुझे बताते हुए आपको संतोष हो रहा है, मिशन कायाकल्प सुल्तानपुर एसपी रहते हुए वहां पर कंजड़ जनजाति के लोग जो अवैध रूप से वाइल्ड लाइफ क्राइम करते हैं, उनके बीच भी हमने यही फॉर्मूला लगाया और एक बड़ा परिवर्तन वहां, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक चेतना का, राजनीतिक चेतना का परिवर्तन हुआ और लोग समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तैयार हो गए। मैं इस समय लखनऊ में एसपी विजिलेंस के पद पर तैनात हूँ और यहाँ भी मैंने गांधी ग्राम चयनित किया है, जो कंजड़ों का गांव है, जहाँ कोई शिक्षा नहीं है, चिकित्सा की सुविधा नहीं है, लखनऊ से बिल्कुल लगा हुआ गांव है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। प्रत्येक संडे को तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं और अधिकारियों के साथ मैं उस गांव में जाकर लोगों में जन जागृति जगाने का प्रयास कर रहा हूं और इसमें हमारे 4 मॉडल हैं। बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट होगा तो वो अपने काम में व्यस्त होंगे, अवैध धंधों की ओर नहीं जाएंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिले। सरकारी योजनाएं एक और हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं कि इतने लंबे चौड़े पत्रक हमारे पास हैं, लेकिन जब हम लोग गांव में जाते हैं तो गांव के लोगों को मालूम नहीं है कि इन सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। हमने केवल 7 योजनाएं रखी हैं, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आयुष्मान कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और लोन कार्ड। अगर इस पर हम काम करने लगे तो हम गांव में पर्याप्त सुधार ला सकते हैं। जो हमारा तीसरा क्षेत्र है काम करने का, वो ऐसे लोगों की ट्रेनिंग, उनकी कार्य कुशलता को बढ़ाना और इंटर्नशिप के माध्यम से उनका आत्मविश्वास बढ़ाना। इसके भी बड़े अच्छे परिणाम आ रहे हैं। हमें सरकारी अधिकारियों और एनजीओ का बहुत सहयोग मिल रहा है। एनजीओ को जोड़ने की आवश्यकता है। एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो फूड, दुकान खोलने में सहायता, ये सारी दे सकते हैं। और अंत में जो 5वां मेरा लक्ष्य है, खास करके इसके लिए मैं खुद प्रेरित हूँ, वो समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, गांव में सामाजिक काम करना, फिल्म शो के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के गीत गाकर, नुक्कड़ नाटक करके लोगों में सक्रियता पैदा करना, लोगों में संकल्प शक्ति पैदा कर। आज जिस चीज की आवश्यकता है कि वहाँ का लड़का, वहाँ की महिलाएं काम करना चाहती हैं, लेकिन वो दिशाहीन है, कहाँ काम करें, टेम्पररी काम करते हैं, अपनी स्किल नहीं जानते। उस स्किल सेट को पहचानना, उसको विकसित करना, इसका प्रयास करने की कोशिश जारी है। बाराबंकी में तैनाती के दौरान एक ट्रस्ट चैनपुरवा में बना, जिसका मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन तमाम एनजीओ से जुड़े हुए लोग इस पर काम कर रहे हैं और उसका नाम हम लोगों ने रखा चैनपुरवा कायाकल्प फाउंडेशन। ये प्रॉपर्ली गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, जहाँ पर चार्टेड अकाउंटेंट, एडवोकेट, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक और गांव के लोग मिलकर काम कर रहे हैं और उससे बड़े अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमको जागरूक रहते हुए अधिकारियों को भी, सामाजिक संस्थाओं को भी इस दिशा में काम करना चाहिए। बिल्कुल सर। एसपी साहब, आप 27 साल से, जैसा कि आपने कहा कि देश को अपनी सेवा दे रहे हैं, इन 27 सालों में बहुत से अनुभव होंगे, कुछ आपने साझा भी किए, और कोई अनुभव जो आप हमसे साझा करना चाहें या बताना चाहें जनता को? बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने मौका दिया। मैं आपको ले चलता हूँ 1997, 1997, 98 में महोबा में तैनात था। सीओ सिटी था महोबा में। ऑफिस के सामने एक पहाड़ी थी, बलखंडेश्वर पहाड़ हुआ करता था। पूरा शहर पहाड़ के दूसरी ओर था और पहाड़ की एक ओर तहसील, सीओ सिटी ऑफिस, कोतवाली, अस्पताल, बस स्टेशन, जितनी भी सुविधाएं होती हैं, बाजार, वो दूसरी ओर था। लोग पगडंडियों से और छोटी छोटी खराब सड़कों से 3-3.5 किलोमीटर का घेरा लगाकर शहर के दूसरी ओर आते थे। मैं बचपन से सुप्रसिद्ध समाजसेवी श्री एस एन सुब्बाराव के साथ जुड़ा हुआ हूं, जो कर्नाटक के रहने वाले, अविवाहित रहे जीवन भर, अभी 93 साल के युवा हैं, जिन्होंने 1973 में चंबल के डाकुओं का आत्मसमर्पण विनोबा भावे जी के नेतृत्व में कराया था। मलखान सिंह, मोहन सिंह जैसे दुर्दांत अपराधियों ने शस्त्र छोड़े थे उनके कहने पर। मैं उनसे प्रेरित हूँ, बचपन से उनके कैंप अटेंड करता रहा हूँ। मैंने उनको पत्र लिखा कि हम लोग उन्हें भाई जी कहते हैं। हमने उन्हें पत्र लिखा कि क्या हम इस पहाड़ को काटकर सड़क नहीं बना सकते कैंप के माध्यम से, और हम वहां पर
लोगों के आने जाने की सुविधा, जो 4 किलोमीटर घूम के आते हैं वो 300 मीटर दूरी पर बाजार और बाकी सुविधाएं उपभोग कर सकेंगे। सुब्बा राव जी ने हमारी बात मानी। वहाँ एशियन कैंप हुआ, 750 लोग पूरे हिंदुस्तान भर और 4 देशों से आए। महोबा शहर के हजारों लोग उस अभियान में जुड़े और हम लोगों ने 10 दिन के कैंप को 14 दिन में एक्सटेंड किया और सवेरे विस्फोट होता था, वहां पर पहाड़ टूटता था और दिन भर हम लोग उस पत्थर को हटाते थे। तो 14 दिन में हमने एक लीक बना दी, एक सड़क बना दी। बाद में तत्कालीन जिलाधिकारी जो स्वयं बड़े उत्साही थे इस काम में, उन्होंने मार्गदर्शन दिया हम लोगों का। उन्होंने बाद में उस सड़क को पूरा किया। आज जब मैं वहां जाता हूं महोबा, तो मोटेबल रोड है और मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा योगदान है। लखनऊ में जब मेरी तैनाती हुई 1998 में, तो 2000 में फिर मैंने यहाँ एक राष्ट्रीय शिविर सुब्बा राव जी का कराया। और जो लोग लखनऊ शहर से परिचित हैं, आशियाना में खजाना चौराहे के आगे एक LDA का पार्क है, जहाँ पर कोई पौधा नहीं लग पाता था क्योंकि लो लैंड थी, मिट्टी पानी जमा होता था, सेलाइन लैंड थी। हमने वहां पर तत्कालीन VC LDA से बात करके वहां गड्ढे खुदवाए, कैंप के दौरान उस मिट्टी को ट्रीट किया और आज लोग वहां के प्रत्यक्षदर्शी होंगे कि वहां घने फलदार वृक्ष समूह में लगे हुए हैं। कंसेप्ट वहां पर किया कि अगर अमलतास का पेड़ लगा हुआ है तो 100 पेड़ 200 पेड़ अमलतास के होंगे, आंवला लगा होगा वहां पर, तमाम ऐसे पेड़ लगे हुए हैं जो ग्रुप में लगे हुए हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा अनुभव मेरा उस समय रहा था। फिर बाद में मैं STF में आ गया, लंबे समय करीब 15 साल STF में रहा। तो इन सामाजिक कामों के लिए समय नहीं मिल पाया, मैंने प्रोफेशनल काम इस दौरान बहुत से किए। लेकिन फिर जिले में तैनाती के दौरान जालौन में जो सड़क रुकी हुई थी 14 वर्षों से, झांसी जाते समय लोगों को ध्यान होगा कि एक जाम की स्थिति रहती थी, उसको तत्कालीन जिलाधिकारी के साथ मिलकर मंदिर और मस्जिद जो आड़े आ रहे थे सड़क पर, उनको विस्थापित किया, लोगों को मानसिक रूप से तैयार किया कि मजहब से ज्यादा जरूरी विकास है और आज वो फ्लाईओवर चल रहा है। इसका बड़ा संतोष है कि लोगों के साथ रहकर सामाजिक काम करते हुए ये प्रशासनिक सेवा में ये सफलताएं मिल सकें। बिल्कुल, जब आप देश की सेवा के साथ साथ लोगों के लिए भी कोई अच्छा काम करते हैं तो जाहिर सी बात है आप बहुत ही खुश होते हैं, लगता है कि हाँ हमने कुछ किया है। लेकिन शायद हमें ऐसा लगता है कि आपके जैसे अगर और भी अधिकारी हो जाए, पुलिसकर्मी हो जाए, तो ना बेरोजगारी रहे और ना लोगों को, क्योंकि जैसा कि आपने शुरुआत में ही जिक्र किया कि लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में नहीं पता, बेरोजगारी है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता की भी अभी जरूरत है। अगर जागरूकता होगी तो अलीगढ़ या एटा या ऐसे कांड नहीं होंगे। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरा एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, जहां पर मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ूं अभियान में। और मैं इसमें महत्वपूर्ण नहीं हूं, मिशन कायाकल्प महत्वपूर्ण है, उससे जुड़े हुए लोग महत्वपूर्ण हैं जो बड़ी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, अपने अपने स्तर से योगदान दे रहे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई समाज सेवी है, व्यापारी है। और मैं दंग हूं लोगों की भावनाओं को देखकर कि केवल आर्थिक सहयोग नहीं, समय का सहयोग चाहिए, विचारों का सहयोग चाहिए, वहां पर संकल्प का सहयोग चाहिए, जिसको देने के लिए और साथ में खड़े रहने के लिए सैकड़ों हजारों लोग हमारे साथ हैं, इस कॉन्सेप्ट के साथ हैं। मुझे ये देखकर बहुत संतोष होता है। बिल्कुल एसपी साहब, क्योंकि दायरा है, जाहिर सी बात है कि आप एसपी के पद पे अभी कार्यरत है, तो एक शब्दों का दायरा भी है। लेकिन सर इस बात से या फिर क्या आप कहना चाहेंगे, वो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं सर 1.5 साल से हम कोरोना काल में जी रहे हैं, आबकारी विभाग को भी जो कार्रवाई करनी चाहिए, शायद कहीं ना कहीं आबकारी विभाग की कार्यशैली पे एक प्रश्न चिन्ह तो जरूर लगता है कि ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब आप देखिए कि अलीगढ़ के कांड के बाद लगातार छापेमार कार्रवाई की गई, एटा, उन्नाव, तमाम ऐसे यूपी के जिले जहां पे छापेमार कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने अवैध शराब को नष्ट किया, आबकारी विभाग की भी यहाँ पर अहम भूमिका देखने को मिली। ऐसी कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई जो इस तरीके का कांड आया? अब मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। लगातार कार्रवाई हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा फ्री हैंड पुलिस और प्रशासन को दिया गया है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और हमारे पास सबसे बड़ा टूल होता है, जब तक कि हम ऐसे कारोबारियों के खिलाफ फाइनेंशियल कवर नहीं तोड़ेंगे, उनके खिलाफ ऐसी नजीर देने वाली कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक प्रभावशाली नहीं होगा हमारा सिस्टम। और वो हर जगह हो रहा है। मैं जिलों के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हर जिले में जहां भी संगठित अपराध के रूप में शराब का कारोबार किया गया है, वहां बड़े स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की गई है, जिसका
जिसका डायरेक्शन और जिसकी लीड हमारे वरिष्ठतम स्तर के पुलिस अधिकारी और हमारे होम विभाग के जो वरिष्ठतम अधिकारी हैं वो स्वयं करते हैं। इसलिए इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी जनसंख्या है, लोगों में अवेयरनेस की कमी है। लोग तो नहीं समझते कि अगर मद्यपान करना है तो उसके लिए सरकारी ठेके और सरकारी दुकानें हैं, वहां पर वो जो ग्रेडेड शराब है उसको पिए। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन संक्षेप में आपको जरूर बताना चाहता हूं कि शराब से जुड़े हुए जो अपराध हैं वो 4 प्रकार के हम लोग मानते हैं। पहला अपराध है कि जो शराब हमारे प्रदेश में बिकने के लिए नहीं बनी, वो अवैध रूप से टैक्स की चोरी करके यहाँ बिक रही है। वो शराब जेन्युइन है लेकिन वो गलत तरीके से बेची जा रही है। जो दूसरा अपराध है, वो जो शराब हमारे यहाँ आ गई, दुकानदार उसके सेल्समैन लालच में उसकी सील ढीली करते हैं और उसमें से एक्चुअल शराब को निकाल लेते हैं और पानी डाल देते हैं, और जो कंसंट्रेट निकालते हैं उसे और बोतल में भर लेते हैं। ये उनकी नीयत का खोट है, लेकिन इससे भी नुकसान नहीं होता। इससे एक गलत वो अनाधिकार काम कर रहे हैं। गलत होता है वहां पर जहां जो आज हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जहां जो कंसंट्रेटेड मटेरियल है, रॉ मटेरियल है जिससे शराब बनती है, उसको जब अनधिक आदमी उससे शराब बनाता है, पहली बात तो वो उसे मिलना ही नहीं चाहिए, और अगर मिल गया तो अनधिक व्यक्ति बनाता है। जब उसका कंसंट्रेशन एक निश्चित सीमा से अधिक होता है तो वो नुकसानदेह हो जाता है। और अगर ऐसा केमिकल मिल गया जो निश्चित रूप से शराब बनाने के लिए इस्तेमाल में नहीं आता है, लेकिन लालच में हमारे जो तथाकथित व्यवसायी हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं और उससे बड़ा नुकसान हो जाता है। और जो चौथा है, जहाँ पर देसी शराब बनती है, जो गुड़ से बनती है, फर्मेंट करके बनती है, उसमें भी कंसंट्रेशन के मापने का अभाव होता है। अज्ञानता के कारण, गलत नियत के कारण लोग इस प्रकार की शराब को बनाते हैं और गाँव में और ऐसी जगह बेचते हैं जो मानक शराब की तुलना में सस्ती होती है, और इसलिए लोग उसे कंज्यूम करते हैं, अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमें अधिक जागरूक बनाने की आवश्यकता है, हमें कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर। और कोई अनुभव साझा करना चाहें आप अपने, जब ड्यूटी के दौरान कोई ऐसा काम जो किया हो जो आपको लगता है कि हाँ शायद इस काम को कर कर अपने काम से भी ज्यादा आपको संतुष्टि मिला हो? जैसे कि आपने बताया समाज सेवी भी हैं आप और समाज के लिए अच्छे काम करते रहे हैं। देखिए, अपने काम बताने में आत्म प्रशंसा का अपराध हो जाता है, इसलिए मैं उससे बचना चाहूंगा। सामाजिक जीवन किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हम किसी भी सेवा में रहें, अपने आसपास जो हमारे लोग हैं, जो साधन विहीन हैं, समस्या में हैं, उनकी निरंतर मदद करना, उन्हें सही रास्ते पर लाना, ये मेरा लक्ष्य रहा है और मुझे बड़ा संतोष है कि मैं अपने इस लक्ष्य में निरंतर आगे बढ़ता जा रहा हूँ। बिल्कुल सर। सर एक सवाल इससे भी संबंधित पूछ लेते हैं जरा। 2 साल से अधिक समय से जो तैनात 548 पुलिसकर्मी अधिकारी थे उनका तबादला हुआ इस कांड के बाद, अब ध्वस्तीकरण भी किया जा रहा है। और हैरानी की बात सर ये है कि जिस आरोपी का नाम इसमें सामने आया है, अनिल चौधरी, 2014 में भी एक ऐसे शराब कांड हुआ था। उस टाइम पे सपा की सरकार थी, कहा जा रहा था कि उसे सपा का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन सर 7 साल बीत चुके हैं, सपा की सरकार भी नहीं है, अब तो योगी की सरकार है और कहते हैं कि योगी सरकार में कोई अपराधी बच नहीं सकता। तो 7 साल से सर अपराधी भी बचता हुआ आया और नतीजा सभी के सामने है। क्षमा चाहूंगा, मैं इन सर्विस ऑफिसर हूं और मैं जहां तैनात नहीं हूं, जो मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। बिल्कुल सर, समझ सकते हैं। टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं तो फिर आप और कोई ऐसा काम बता दें, या अपने जब आप कार्यरत थे कोई ऐसा काम जनता के लिए, देश के लिए, कोई आपका सुझाव? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है जिसका मैं कायल हूं और 27 साल की सेवा के बाद मुझे बड़े विश्वास के साथ, बड़े कमिटमेंट के साथ, बड़ी मैं अपनी कंसेंसस ओपिनियन दे सकता हूं कि हमारे जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, उनको अपने काम का दायरा बढ़ाना चाहिए। इससे बड़ा आत्मसंतोष है। हम रूटीन काम करते हैं, हम पीआर का काम करते हैं, हम जब जिले में रहते हैं तो तमाम पॉलिटिकल इंटरैक्शंस हमारे होते हैं, हमारी प्रायोरिटीज बदलती हैं, हमारे पीआर के काम होते हैं। इसके अलावा
जो हमारा सामाजिक पक्ष है, हम बहुत बार उसको भूल जाते हैं, समझते हैं कि शायद ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कि हम जब सिविल सेवा में आते हैं तो शुरुआत की ट्रेनिंग के दिनों में ही हमसे कहा जाता है, और हमें ये समझना चाहिए कि हम सरकारी अधिकारी नहीं है बल्कि सरकारी सेवक हैं। हमारे पास अगर हमारे अधिकार हैं, हमें सुविधाएं मिली हैं, तो हम उसका उपयोग सही दिशा में करें तो उसका बड़ा लाभ मिलता है। मैं एक छोटा सा एनेक्डोट आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने इतना कुरोध के पूछा, और मैं कोई आत्म प्रशंसा नहीं चाहता, मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ उन लोगों की जिन्होंने हमारे इस काम में मदद की। मैं एसपी बाराबंकी था, एक दिन एक महिला आई अपनी 20-21 साल की लड़की को लेकर, और उसने कहा कि हमारे पति ने मुझे बहुत मारा है, मैं उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाना चाहती हूँ। कारण पूछा, लड़की की शादी तय हो गई थी, लेकिन वो शादी पिता कर नहीं रहा था। दिल्ली में काम करते थे, लॉकडाउन में यहाँ आ गए थे, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे। मैंने उसकी काउंसलिंग की कि अपने पति के खिलाफ मुकदमा लिखवाने से तुम्हारा लाभ नहीं होगा, इससे अच्छा है कि तुम उसमें परिवर्तन लाओ, उसके रोजगार का प्रयास करो। वहाँ स्थानीय जिलाधिकारी बाराबंकी के निर्देश पर वहाँ के जो प्रोबेशन ऑफिसर थे, जिला सप्लाई ऑफिसर थे, उन सभी ने उस परिवार की मदद की, और देखते ही देखते 4 दिन में उसकी काउंसलिंग करने से उसके घर का माहौल बदल गया। मैंने उसे और उसकी लड़की को अपने यहाँ पुलिस लाइन में जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं उनका काम दिया, क्योंकि उसका घर पुलिस लाइन से बहुत नजदीक था, और उन माँ बेटी के चेहरे खिल उठे। मुझे बड़ा संतोष मिला कि 4-5 अधिकारियों के एक्टिव रोल से एक बड़ा परिवर्तन उसके जीवन में हम लोग ला सके। ऐसा काम, ऐसे सैकड़ों हजारों एनेक्डोट मैं आपको सुना सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन वो आत्म प्रशंसा होगी, इसलिए मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन ये अपने युवा अधिकारियों को, अपने साथी अधिकारियों को ये जरूर कहना चाहता हूँ कि दुनिया में सारी चीजें संभव हैं, अगर हम उसके लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, तो वो काम जरूर हो सकते हैं। युवाओं को, देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अगर शराब बिक रही है तो लोग खरीद भी रहे हैं, अवैध शराब की वजह से जाने भी जा रही है, लेकिन जागरूक करने की अभी लोगों को जरूरत है। तो ऐसे में आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा व्यक्तिगत संदेश एक अधिकारी की तरह से नहीं, अरविंद चतुर्वेदी की तरह से संदेश ये होगा कि मद्यपान से दूर रहें। वो नुकसानदेह है, उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, उनकी जो सामाजिक समरसता है, पारिवारिक समरसता है, उसके लिए नुकसानदेह है, उससे दूर रहें। लेकिन किसी की व्यक्तिगत अगर चॉइस है तो अपने स्वास्थ्य को देखते हुए जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है केवल उसी का सेवन करें। अगर ये बहुत आवश्यक है, उनके सामाजिक दायरे में, उनके पारिवारिक दायरे में अगर आवश्यक है तो इसका उपयोग करें। मैं जो हमारे युवा हैं, हमारे प्रदेश के, हमारे देश के युवा हैं, उनसे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। हम पर्पसफुल लाइफ लीड करें। हमें एक मानव का शरीर मिला है जिसमें विवेक है, केवल मानव का शरीर है जिसमें विवेक होता है। इस विवेक का उपयोग हमने अगर किया तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकेंगे, हम कहीं भी हों। मैं एक कविता का बहुत कायल हूँ। डगलस मलॉक एक अमेरिका का कवि हुआ जिसने दुनिया को बहुत मशहूर कविताएं दी। उसकी एक बड़ी लीडिंग कविता है, बी द बेस्ट ऑफ व्हाटएवर यू आर। मेरे पिताजी ने उसका भावानुवाद किया, जो कुछ भी हो सर्वोत्तम हो। आदमी के जीवन में जो कुछ हो वो बेहतर से बेहतर होना चाहिए। एक स्टेंजा आपके सामने पढ़ना चाहूंगा और वही मेरा संदेश होगा कि हमारे पूरे जिंदगी में, हमारे समाज में, परिवार में क्यों दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हमने जो हमारे समाज का हायरार्किकल सिस्टम था उसका सम्मान करना बंद कर दिया है। कोई रोल मॉडल हमने अपने दिमाग में नहीं रखा है। हम भटके हुए समाज की तरह से काम कर रहे हैं। हम पुलिस में हैं, मैं अगर एसपी के पद पर हूँ तो मेरे बॉसेस हैं, मेरे सबऑर्डिनेशन में काम करने वाले लोग हैं। बैंक में काम करने वाले का चीफ मैनेजर होगा, अगर वो मैनेजर है, उसके अंतर्गत नीचे काम करने वाले लोग होंगे। इसी तरह से परिवार में पिता, चाचा, ताऊ, बाबा, नाना, नानी और उससे छोटे लोग होंगे। हर जगह एक हायरार्की है, पॉलिटिकल हायरार्की भी है, वहां भी एक हायरार्की है। इस हायरार्की का सम्मान अगर हम करने लगेंगे तो समाज में अपने आप एक ओरिएंटेशन आ जाएगा। तो ये कविता का एक स्टेंजा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। नायक एक यान का होगा, शेष सभी होंगे सहकारी, कैप्टन एक होगा शिप का।
बाकी सारे लोग उसकी मदद के लिए होंगे। नायक एक यान का होगा, शेष सभी होंगे सरकारी। सबके पास काम कुछ होगा, वो हल्का हो या हो भारी। वो काम इंपॉर्टेंट नहीं है, काम महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारे हाथ में क्या काम। सफाई कर्मी भी इतना अच्छा काम कर सकता है कि पूरे मोहल्ले में, पूरे ऑफिस में उसकी तारीफ होगी। पर अब सहायक, क्लर्क एफिशिएंट होता है तो बहुत बड़ा सहयोग हमें दे पाता है हमारे काम में। हम एफिशिएंट हैं तो हम एक प्रेरणा के स्रोत बनते हैं सैकड़ों हजारों लोगों के लिए। जब हम जिले में तैनात होते हैं, 3000 4000 फोर्स लीड करते हैं, तो हमारा आचरण, हमारा व्यवहार वो एक तरह से किसी आदमी को प्रेरित करता है। कहीं न कहीं छुपे हुए बीज उसमें प्रस्फुटित होते हैं और वो संस्कार का रूप लेते हैं और वो जीवन भर उसमें एक परिवर्तन रहता है। कितनी भी समस्याएं समाज में है, कितना करप्शन है, ये शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हमारा स्वयं का उच्च आदर्शों के प्रति संकल्पशील रहना है। मैं यही संदेश आपके माध्यम से श्रोताओं को देना चाहता हूँ, दर्शकों को देना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, हमसे बात करने के लिए और तमाम जानकारी के लिए, अपने अनुभवों को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय निकालकर लोकमंच न्यूज़ चैनल को दिया। अरुण चतुर्वेदी एसपी लखनऊ हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया, क्योंकि 27 साल से वो देश की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा में कार्यरत हैं। जहरीली शराब को लेकर ये पूरी बातचीत थी। हालांकि इस बीच उन्होंने कई अनुभवों को हमसे साझा किया है। बता दें आपको कि जहरीली शराब पीने के कारण अलीगढ़ में कुल 112 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि मौत की 105 की ही हुई है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।